तिवारी और आप देख रहे हैं खबरों का कतरन, जहां हर दिन हम बिहार की राजनीति के वे 10 टुकड़े चुनते हैं जो सिर्फ खबर नहीं, बदलाव के संकेत होते हैं। आज का दिन बिहार की सियासत में बेहद अहम। एक तरफ दावे और वादे तो दूसरी तरफ आरोप और जवाबी तंज। हर मोर्चे पर हलचल है, कहीं विकास बनाम जंगल राज की बहस, कहीं रोजगार और पलायन की पीड़ा। तो आइए देखते हैं आज के सबसे जरूरी 10 कतरन, जिनसे तय होगा कि बिहार की हवा किस ओर बह रही है। अमित शाह ने बिहार के कई जिलों में रैलियां कर वोटरों से अगले 5 साल का आशीर्वाद मांगा और विकास संदेश दोहराया। शाह की रैलियां केवल भाषण नहीं है, वे पार्टी के लिए एक तरह से एनर्जी इंक्यूबेटर बन चुकी है, खासकर तब जब वे नीतीश कुमार के नेतृत्व को सामने रखकर स्थिरता का वादा करते हैं। उनका लक्ष्य 2 स्तरों पर चलता है। एक तरफ वे उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो अब भी विकास के कथन से प्रभावित होते हैं, और दूसरी तरफ वे उन मतदाताओं को संबोधित करते हैं जिनकी राजनीतिक स्मृति में जंगल राज का भय अब भी जिंदा है, ताकि वे भयवश स्थिरता के नाम पर एनडीए को सुरक्षित विकल्प माने। लेकिन बदलते बिहार में यह रणनीति उतना प्रभावी नहीं रही। अब अधिकांश मतदाता उस पुराने डर से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें एहसास है कि यह अब 1990 का बिहार नहीं है, यह एक बदलता हुआ, अधिक आत्मविश्वासी और जागरूक बिहार है, जो प्रश्न कर सकता है, तुलना कर सकता है और चुन सकता है। यानी अब बिहार भी बदल गया है और बिहार वासियों की समझ। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक मोदी, शाह, तेजस्वी, सैनी, प्रशांत किशोर आदि लगातार रैलियां कर रहे हैं। दरअसल रैलियों में सिर्फ भीड़ नहीं जुटती, उनसे माहौल बनता है, लोगों में जोश आता है, मीडिया को कवरेज मिलता है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा संचारित होती है। लेकिन असली सवाल यही है कि यह जोश आखिर कितने वोटों में बदलता है। यदि किसी पार्टी के पास पहले 2 स्तर मजबूत हों लेकिन तीसरा कमजोर रहे, तो रैली का असर सीमित हो जाता है। इसलिए रैली के बाद के 7 से 10 दिनों की जमीनी रिपोर्ट सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि भीड़ वोट में बदली या बस कैमरे में कैद होकर रह गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक मानना गलत है और उन्होंने खुद की सरकार के काम का हवाला दिया। यह बयान सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है। इसे राजद के पारंपरिक वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार का स्पष्ट संदेश है, राजद ने मुसलमानों को भाजपा के भय से बांधकर केवल वोट बैंक बनाकर रखा, जबकि मैंने काम किया है। उनकी कोशिश यह भरोसा जताने की है कि उनकी नीतियां वास्तव में काम करने वाली है, महज चुनावी सौदे नहीं। अगर मुस्लिम समाज यह महसूस करता है कि उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, तो असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन अगर उन्हें ठोस फायदे, योजनाएं, अस्पताल, पेंशन और रोजगार की नजर आने लगे, तो नाराजगी कम हो। दरअसल नीतीश का यह तर्क एक राजनीतिक इशारा है, मुझ पर भरोसा करो, नतीजे भी दिखाई दे। यह तर्क
भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर काम करने के लिए गढ़ा गया है। पप्पू यादव को इनकम टैक्स से नोटिस मिला है। इसके जवाब में पप्पू यादव कह रहे हैं कि वे बाढ़ पीड़ितों को नकद दे रहे थे और यह रोकना गलत है। मामले को दो दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है। पहला, इसका सीधा सियासी अर्थ यह है कि पप्पू यादव जानते हैं यदि वे खुलकर नगद सहायता दें तो जन सामान्य की नजर में वह कदम उन्हें लोकनायक बना सकता है, लेकिन कानून कहता है कि ऐसा काम कथित रूप से गैर कानूनी है। फिलहाल पप्पू यादव को वोट की जरूरत है, अतः उनको कानूनी शिकंजे का डर कम सता रहा है। कुछ प्रमुख दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम रखी है, जो प्रतिनिधित्व का संकट दर्शाता है। यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह पहचान और आवाज का सवाल है। जब किसी समुदाय की उम्मीदें इतनी बड़ी हो कि वे अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं से हटकर प्रतिनिधित्व भी मांगे, तो वहां की प्रतिक्रिया तेज होती है। राजनीतिक दल यदि सिर्फ वोट गिनती पर ध्यान दे रहे हैं और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर नहीं, तो दीर्घकाल में भरोसा टूटेगा। इसलिए अब पार्टियों को यह दिखाना होगा कि नामांकन नीति सिर्फ चुनावी गणना नहीं, पर समुदायों के साथ काम की कहानी दी है। नाराजगी के कारण कई स्थानीय नेता पार्टी बदल रहे हैं। कुछ पुराने आरजेडी नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो कई बीजेपी से दूसरे दलों में जा रहा है। पॉलिटिकल शिफ्ट तेज है। दोस्तों, स्थानीय नेताओं के पास कुछ अपना नेटवर्क होता है। जब नेता ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ वह व्यक्ति ना जा रहा होता, बल्कि बूथ कनेक्शन यानी जमीनी स्तर पर वोटर रिलेशनशिप भी साथ लाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सबके साथ। यह तभी संभव है जब उनका ब्रांड स्थानीय लोगों के साथ सम्मानित हो, वरना वे कटआउट नेताओं के तरह रह जाते हैं, जो मंच पर बड़े पोस्टर में दिखते हैं, पर जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर होती है। बिहार चुनाव कैंपेन फिर उसी फ्रेम पर लौट गया है। एनडीए जंगल राज का भय दिखा रहा है। विपक्ष विकास और रोजगार पर वापस वार कर रहा है। यह क्लासिक मुकाबला अब पहले से कहीं अलग दिखाई देता है, क्योंकि मतदाता अब व्यक्तिगत और स्थानीय समस्याओं को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। डर का असर तभी टिकेगा जब वह उनके रोजमर्रा के अनुभव से मेल खाए। जैसे यदि किसी इलाके में असुरक्षा या तनाव की घटनाएं हुई, तो डर की राजनीति असर डाल सकती है, वरना विकास के मुद्दे जैसे नौकरी, शिक्षा, कृषि और रोजगार ज्यादा तेजी से उठते। विश्लेषकों का मानना है कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में दोनों प्रमुख गठबंधनों को यह समझना होगा कि अब पुरानी बातें और घिसी पिटी उम्मीदों से काम नहीं चलेगा। जनता के पास अब तीसरा विकल्प है, जिसका जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों गठबंधनों को अपने पैकेज और ठोस ऑफर दिखाने होंगे, क्योंकि अब मतदाता किसी नारों या आश्वासनों से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के आधार पर फैसला करेगा। रैलियां शुरू हो चुकी है, पर अब असली लड़ाई जमीन पर यानी बूथ स्तर पर है। रैली के बाद 3 से 7 दिनों का दौर हर पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन
टेस्ट साबित होगा। कितने कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, कितनी मतदाता सूचियां सत्यापित हुई, कितने लक्षित समस्याएं स्थानीय स्तर पर दर्ज और हल हुई। इस मामले में भाजपा का नेटवर्क सबसे संगठित माना जाता है। उसकी जमीनी मशीनरी और माइक्रो कंपेयरिंग मॉडल अक्सर उसे शुरुआती बढ़त देता है। हालांकि महागठबंधन इस बार अलग रणनीति पर काम कर रहा है। वह सामाजिक पटल पर पुराने भरोसे और स्थानीय नेताओं के व्यक्तिगत नेटवर्क को एक्टिव कर रहा है। यह मॉडल पार्टी से ज्यादा रिश्तों पर टिका है। वहीं जनसुराज का तरीका बिल्कुल अलग है। वो सिस्टम एवं संरचना की बजाय समुदाय आधारित टीमिंग पर भरोसा कर रहा है, यानी कम संसाधन पर रोजाना का संवाद और लोकल इशू पर त्वरित प्रतिक्रिया। इसलिए आने वाले दिनों में नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि किसकी जमीन पर पकड़ सबसे सजीव रहती है, संगठन की ताकत, रिश्तों की पकड़ या भरोसे की नई लहर। अब सभी पार्टियां बड़े बड़े घोषणा पत्र और वादों के साथ मैदान में हैं, खासकर महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए। लेकिन वादे करना आसान है, भरोसा जगाना मुश्किल। आज की जागरूक जनता सिर्फ सुनती नहीं, वह सवाल भी करती है। पार्टियों के लिए यह भरोसा जीतना कठिन हो गया, क्योंकि भरोसे की कसौटी 3 बुनियादी चीजों से तय होती है। पहला, पारदर्शिता। जनता जानना चाहती है कि योजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया क्या हो। दूसरा, टाइमलाइन। वादा कब वास्तविकता में तब्दील होगा, कितने समय में परिणाम दिखेंगे और किस स्थिति में योजनाएं अमल में आएगी। तीसरा, जवाबदेही। जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर वादा नहीं निभा तो जवाब कौन देगा और कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अगर घोषणा पत्र इन 3 सवालों का ईमानदारी से जवाब नहीं देता तो वोटर उसे सिर्फ एक चुनावी वादा समझेगा, हकीकत के रूप में। चिराग पासवान ने महागठबंधन द्वारा मुस्लिम उप मुख्यमंत्री नहीं देने पर सवाल उठाया। दरअसल महागठबंधन ने अब तक किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम फेस घोषित नहीं किया, जिससे मुस्लिम सहभागिता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है, लेकिन डिप्टी सीएम पद के लिए मुकेश सहनी, निशांत मल्लाह लगभग 3.4% आबादी का नाम आगे किया गया। इस फैसले को चिराग पासवान समेत विपक्षी दलों और AIMIM ने आलोचना की, जिससे सोशल मीडिया पर मुस्लिम वोटरों में असंतोष दिख रहा है। जनता अब केवल वादों से नहीं, ठोस भागीदारी और नेतृत्व की अपेक्षा रखती है। महागठबंधन को पारदर्शिता, टाइमलाइन और जवाबदेही के आधार पर भरोसा बनाना होगा, वरना मुस्लिम समुदाय खुद को सिर्फ वोट बैंक मानकर नाराज हो सकता है। तो ये थी आज की 10 प्रमुख खबरें, बिहार की राजनीति की वो झलक जो दिखती भी है और छुपी भी रहती है। वक्त अब नारों से आगे बढ़कर निष्कर्ष की राजनीति का है, जहां जनता तय करेगी कि भरोसा किस पर टिकेगा और किसके वादे सिर्फ आवाज बनकर रह जाए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल कुछ नए कथन के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।